बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। हर बार की तरह इस बार भी हाजिर हूं एक खास मेहमान को लेकर। देखिए, आज जो हमारे साथ मेहमान होंगे, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी जो पहचान है अपने राज्य में कितनी है। 5 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें 4 बार उन्होंने विजेता हासिल की। लेकिन ऐसे में देखिए, जब वो कृषि मंत्री थे तो उन्होंने कृषि कर्मण का जो पुरस्कार है वो भी अपने राज्य को दिलाया। आज जो खास मेहमान हैं उनका नाम है सुबोध उनियाल जी, जो वन मंत्री है हमारे साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। देखिए, उत्तराखंड से आते हैं और उत्तराखंड का नाम जहन में आते ही खूबसूरत वादियाँ, वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं। पहला सवाल ये रहेगा कि ऐसा आप क्या करते हैं कि जनता आपका दामन छोड़ने को तैयार ही नहीं होती है? देखिए, कोई भी समाज सेवा में अगर आप हैं तो आपको 2-3 चीज़ें आपको जरूर देखनी चाहिए कि आप जो कुछ भी है वो जनता ने आपको बनाया है, आप जनता से ऊपर नहीं है। और लोकतंत्र में अगर आप देखेंगे सबसे ऊपर जनता है जी। और जनता की जो आवश्यकताएं हैं, जो उनकी अपेक्षाएं होती हैं, उन अपेक्षाओं पे आप खरा उतरे हैं, उससे कहीं ना कहीं जनता का प्रेम आपको मिलता है। मैं जब 2002 में पहली बार विधायक बना तो उस समय राज्य का पहला चुनाव था और हालात ये थे कि 55 वर्षों में आज़ादी के बाद बमुश्किल 5% गाँव सड़क से जुड़े थे और बमुश्किल 15% गाँवों में इलेक्ट्रिफिकेशन था। इसके अलावा पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। पहाड़ों में हम पूरे देश को पानी, गंगा यमुना हम लोग दे रहे हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में पानी की बड़ी प्रॉब्लम थी। तो बुनियादी चीज़ों की जो लोगों की आवश्यकताएं थी, मैंने सबसे पहले बुनियादी चीज़ों में फोकस किया और मुझे ये बड़ा सौभाग्य मिला कि 5 वर्षों में ही मैंने 100% क्षेत्र को विद्युतीकरण कराने का काम किया। उसके अलावा जो कुल मिलाकर के नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे मिलाकर के 317-18 किलोमीटर के आसपास हमारे पास सड़कें थी, जिसमें 70-80 किलोमीटर सड़कें केवल जो आप लगा लीजिए लाइट व्हीकल रोड्स थी, LBR जिन्हें कहते हैं। मुझे मौका मिला तो मैंने पहले ही टेन्योर में 1200 किलोमीटर नई सड़कें स्वीकृत करा करके लोगों की उन अपेक्षाओं को, जो बरसों उनकी अपेक्षाएं थी, उनको पूरा करने की शुरुआत की। इसके अलावा पानी के जो समस्याएं थी, तमाम जगह पर लिफ्ट के माध्यम से लिफ्ट वाटर स्कीम बना करके गाँव के लोगों को पानी पहुंचाने का काम किया। इसके अलावा मैंने आपसे कहा ना, जो बुनियादी आवश्यकताएं शिक्षा की और स्वास्थ्य की थी, तो जितने हॉस्पिटल्स थे सभी हॉस्पिटल्स को बना करने के साथ साथ जो 15 हाई स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज मेरे यहाँ होते थे कुल 55 वर्षों में, आज मेरे यहाँ 44 इंटर कॉलेज और 22 हाई स्कूल है। ये कितने साल के बता रहे हो? देखिए, पिछले 10 सालों में तो हमने कोई स्कूल खोला ही नहीं है। कोई पिछले 10 सालों में कोई स्कूल नहीं खोला। ये शुरुआत के ही 10 सालों की आपको बता रहा हूँ। अच्छा। और उसके अलावा आज पूरे प्रदेश में हमारे यहाँ 39% का आसपास का है कि हम पानी पहुँचा रहे हैं लिफ्ट करके। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 80% है कि 80% लोग गाँव के लोगों को हम लोग लिफ्ट करके पानी पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा राज्य का पहला पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, ये इसको लाने में मुझे सफलता मिली और आज वो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, क्योंकि 20 साल बाद की सोच के साथ मैंने उसको बनवाया था 2002-03 में, आज वो 20 साल बाद नरेंद्र नगर की लाइफलाइन बन गया है। तो ये, और सबसे बड़ी चीज़ कि मेरे पास आइए तो छोटा और बड़े का कोई मतभेद नहीं है। कोई छोटा व्यक्ति आए और बड़ा व्यक्ति अगर क्यू में लगा तो पहले मैं छोटे को ही सुनूंगा। तो ये कुछ चीज़ें। और दूसरा, लोगों के टेलीफोन को अटेंड करना, लोगों से मिलना जुलना, कि उनका आपका PR कैसा है, तो इन तमाम चीज़ों से था। जो दूसरा चुनाव में 4 वोट से हारा, देखिए वो मैं हारा नहीं था, वो मुझे हरवाया गया था। क्योंकि मेरा तो जुलूस भी निकल चुका था जीत के, और जब EVM में आप कुछ नहीं कर सकते तो मेरी जो पोस्टल बैलेट्स थी उस पर छेड़खानी करके मुझे कहा कि आप 4 वोट से चुनाव हार गए। एनीवे, तो ये लोगों का प्रेम था और आज भी मुझे लोगों का जिस तरह प्रेम मिलता है, क्योंकि मेरे चुनाव में लोग बड़ी कोशिश करते हैं जातीय समीकरण उठाने की। और लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे क्षेत्र के लोग इतने
अवेयर हैं कि वो किसी तरह की जातीय मानसिकता में न पड़कर उन्होंने मुझे हमेशा अपना आशीर्वाद दिया। जी, तो आपने मुझे कामों की जो इतनी बड़ी लिस्ट गिनवाई है, तो सीधा सा मतलब हो जाता है कि जनता दामन आपका क्यों नहीं छोड़ रही है। आपने कहा कि छोटों को पहले सुनता हूँ और उसी लाइन में सबसे और अब पहले- मैं आपको आज बताऊं, आज प्रदेश में कुल मिलाकर के हमारे यहाँ पे 95 ब्लॉक हैं और इसके अलावा 10 यूनिट्स हम पे नगर निगमों की हैं जो ऑलमोस्ट ब्लॉक के बराबर मानी जाती हैं और टोटल करीबन 120 के आसपास हमारे राज्य में डिग्री कॉलेजेज हैं। मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ एक भी डिग्री कॉलेज नहीं था, आज 4 डिग्री कॉलेज से मैं सबसे ऊपर हूँ प्रदेश में। पूरे प्रदेश में हमारे पास 71 पॉलिटेक्निक हैं सरकार के और 3 पॉलिटेक्निक 70 विधानसभाएं हैं और मेरी विधानसभा में 3 पॉलिटेक्निक्स हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज और अभी मैं आभारी हूँ भारत सरकार का कि जो सेंट्रल स्कूल के लिए मैं कई सालों से लगा था, अब सेंट्रल स्कूल भी वहाँ से फिट हुआ। तो मेरा आपसे ये देखिए, आज प्रदेश के अंदर अगर आप जाएंगे तो सर्वाधिक लोकल बॉडीज 2 नगर पंचायतें, 2 नगर पालिकाएं मेरी विधानसभा में हैं। सब सर्वाधिक है प्रदेश में 4 लोकल, क्योंकि मेरा विश्वास रहा है कि जब तक आप ग्रामीण क्षेत्रों का शहरीकरण नहीं करेंगे, अर्बनाइजेशन ऑफ रूरल एरिया, तब तक पहाड़ों से पलायन को नहीं रोक पाएंगे। तो मैंने अर्बनाइजेशन पे फोकस किया और अभी 2-3 मेरी पाइपलाइन में है जिनको मैं इन 5 वर्षों के अंदर ही लोकल बॉडी के रूप में स्थापित करूंगा। तो जनता को सम्मान चाहिए, जनता को विकास चाहिए और जनता को अपने प्रतिनिधि के साथ वो कनेक्ट हो, ये चीज़ें चाहिए जिसमें मैं समझता हूँ तीनों में मुझे जनता के आशीर्वाद से तो हम ये कह सकते हैं कि अब वो समय बदल गया, जाति धर्म ये सब, अब सिर्फ जनता को विकास चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से अगर आप डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करेंगे तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि डेवलपमेंट सारे इक्वेशंस को ख़त्म कर देता है। आप आज मोदी जी देखिए, जिस जात के हैं उस जात के बहुत लोग तो हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे लोगों ने वोट करके लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। आज का जो नौजवान है, आज की जनता है, उसको विकास चाहिए और विकास से किस तरह से उन लोगों को आजीविका चलाने के लिए रोजगार उपलब्ध हो। अच्छा सर, मुझे याद है जब मैं बात करूं, जब आप कृषि मंत्री थे, यानी कि जब आपके नेतृत्व की बात करें, उस समय कृषि कर्मण का जो पुरस्कार है वो आपको दिया गया। ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं? देखिए, उपलब्धियां ये थी कि कृषि मंत्री रहते हुए मुझे कुल मिलाकर के 5 सालों में जो देश में 7 अवार्ड सेरेमनी हुई, 7 में पहला मुझे मिला है। चाहे वो कृषि कर्मण पुरस्कार रहा हो, चाहे वो आपका राज्य को बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट रहा हो, चाहे देश का बेस्ट ऑर्गेनिक राज्य का अवार्ड रहा हो, चाहे एक ई-नैम एक योजना शुरू की थी प्रधानमंत्री जी ने जिसमें आपका ऑनलाइन परचेजिंग का था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, उसमें भी लगातार 2 वर्षों तक उत्तराखंड को पहला स्थान मिलने का काम हुआ। देखिए, आपको मैं जब कृषि मंत्री बना था तो मेरा पहला बयान था कि क्रिकेट के खिलाड़ी को हॉकी की टीम में डाल दिया, क्योंकि मैं ज़िंदगी में कभी रूरल बैकग्राउंड में रहा ही नहीं, मैंने खेती देखी नहीं थी कभी। अच्छा। तो मैं अपने उन सारे अधिकारियों का जिन्होंने मेरे निर्देशन में अब यार सोच लीजिए विपक्ष क्या कहेगा कि देखिए, हम कहते हैं कि बिना खेती और बिना जानकारी वालों को भी नेताजी बना दिया जाता है। नेताजी नहीं है, देखिए कृषि मंत्रालय की बात कर रहा हूँ। कृषि मंत्री जब मुझे बनाया गया तो मुझे खेती के बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि मैं इलाहाबाद में पढ़ा और इलाहाबाद में आने के बाद जब मैं बाहर की राजनीति में आया और 15-16 साल झटके खाए, उसके बाद जाके विधायक बनने का अवसर मिला, तो लोगों की समस्याओं की जानकारी मुझे थी। और जो ये मोटा मोटा होता है कि आप लोगों को किस तरह से फ़ायदा पहुंचाएं सही नीयत के साथ, तो मुझे इस बात का फ़ख्र है कि जब मैं कृषि मंत्री था तो हमने हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा इनपुट सब्सिडी किसान को दी, पूरे देश के अंदर मैक्सिमम इनपुट सब्सिडी दी। और इनपुट सब्सिडी इसलिए दी, हमने कैश नहीं दिया। इनपुट सब्सिडी का मतलब ये है कि आपको जब उसको सस्ता उपलब्ध होगा, बीजों में हमने उसको 75% सब्सिडी दी, मैकेनाइजेशन में 80% सब्सिडी दी, और जो 20% जो मार्जिन बनी थी कई जगह वो विभिन्न जो अपने पब्लिक सेक्टर से उनके CSR से दिलवा दिया, तो एक तरह से मुफ्त में दे दिया। इसके अलावा भारत सरकार ने देश के अंदर सबसे ज़्यादा 15,000 क्लस्टर्स हमारे यहाँ स्वीकृत किए थे, जो एक क्लस्टर जो है उस 20 हेक्टेयर का था। तो उसका कारण ये हुआ कि जो कृषि के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ा और लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर में जुड़कर फिर
हमने 90% सब्सिडी पॉली हाउसेज में दी। जो बागवानी का सेक्टर है कि बागवान, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर बागवानी में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन बागवानी में किसान की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वो आज जंगली जानवर हैं, तमाम चीज़ों की समस्या से हटकर और पानी की कमी, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए किस तरह से वो खेती करे। तो पॉली हाउसेज के माध्यम से मैंने कोशिश की कि फ्लोरिकल्चर और वेजिटेबल, इनके माध्यम से किस तरह हमारा किसान सक्षम बने। एप्पल मिशन में हम लोगों ने हाई डेंसिटी एप्पल प्लांट्स के माध्यम से एक जो सेब को लेकर के जो हमारे यहाँ संभावनाएं हैं कुछ जिलों में, उन संभावनाओं को किस तरह से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, उस पर काम किया। और यही कारण था, जो कृषि कर्मणा पुरस्कार मिलने के पीछे जो कारण था, आप अगर देखेंगे तो मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में उत्पादकता में ऑलमोस्ट दुगने का अंतर है। अगर 1 बीघा में 10 क्विंटल होता है मैदान में, तो पहाड़ में बमुश्किल 4 से 5 क्विंटल होता है। तो उत्पादकता पहाड़ों में बहुत कम है। तो जो उत्पादकता कम होने के कारण लोग खेती को बहुत ज़्यादा फायदे का सौदा नहीं मानते थे। तो हम लोगों ने फोकस किया कि किस तरह उत्पादकता बढ़े, और उत्पादकता बढ़ाने के लिए लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी के कृषि यंत्र हैं, बेहतर बीज हो, बेहतर प्लांट्स हो, उनके पास सुविधाएं हो, उनको ट्रांसपोर्टेशन की, इन तमाम चीज़ों को फोकस करके देश के अंदर लगातार 3 वर्षों तक हमने उत्पादकता बढ़ाने का काम किया अपने राज्य में, और जो उत्पादकता का परसेंटेज था वो हाईएस्ट था। तो इस कारण कृषि कर्मणा पुरस्कार प्रधानमंत्री जी ने जो 5 करोड़ रुपए का था हमें मिला, तो वो कुल मिला के देखिए, मेरा ये मानना है कि जो भी विभाग आपको मिले, आप उस विभाग में अगर केवल एक बात को लेकर चलेंगे कि मुझे अपना जो धर्म है उसको पूरा करके जनता का किस तरह से फायदा कर सकते हैं, उस नियत से काम करेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के और जवाब लेंगे। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा सर, बिल्कुल जनता इसी यकीन के साथ आपको चुनती है, और वो भरोसा अगर कायम रखते हैं तो इसीलिए बार बार आप ही को चुना जाता है। तो यही सामने बात आ जाती है कि 4 बार आप लगातार जीत हासिल कर रहे हैं। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि 2021 सर्वश्रेष्ठ बागवानी का पुरस्कार भी आप ही के राज्य को मिला है। तो उस वक्त की उपलब्धियाँ गिनवाइए कि ऐसा हम लगातार क्या कर रहे हैं। मैंने बागवानी के सेक्टर में एक एप्पल मिशन की शुरुआत की। एप्पल मिशन में हम लोगों ने लोगों को 50% तक सब्सिडी दे करके, और हाई डेंसिटी एप्पल, जिसमें कि उत्पाद 1.5-2 साल के अंदर पेड़ जो है फल देने लगता है, और फल देने के साथ साथ उस पर हमने उसको जो इनपुट है उसमें सब्सिडाइज करके 50% सब्सिडी दे करके उससे मैक्सिमम लोगों को जोड़ने का काम किया। 90% सब्सिडी हमने पॉली हाउसेज में दी। और तीसरा, आप लगाइए जो राज्य में बमुश्किल कृषि और बागवानी को हर जिले में 50 से 1 करोड़ के बीच बजट होता था, मैं इसको 18 करोड़ तक ले गया जिलों में। हमने एक जियो निकाला जिसमें लिख दिया कि 40% जिला योजना का पैसा ये कंपल्सन कर दिया कि वो रोजगार सृजन वाले विभागों को दिया जाएगा। तो रोजगार सृजन में जो लोगों को आजीविका चलाने में कृषि और बागवानी का बहुत बड़ा हाथ था। तो हम लोगों को, तो मैं, भारत सरकार ने भी जितना पैसा आप लगा लीजिए राज्य बनने के 17 वर्षों में उत्तराखंड राज्य को मिला, उससे 2 गुना पैसा मैं 5 वर्षों में राज्य के लिए लाया। तो इन भारत सरकार की सहजता के कारण भी हम लोगों को मौका मिला, और इसमें कृषि के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ा, और बागवानी में जब हमारे यहाँ उत्पादकता बढ़ी। अब एक गांव अटाल हमारे यहाँ है,
बल्कि उस गांव के प्रधान जी पूर्व में रह चुके, उनको पद्मश्री भी मिला है किसानी के जिले में। तो हम उस गांव ने, अकेले गांव ने 4 करोड़ रुपए के टमाटर बेचे। हमने कलेक्शन सेंटर्स दिए, हमने ये कूल रूम्स हैं ताकि उत्पादक खराब ना हो। हमने उसके लिए मैंने ये कोशिश की थी कि हम हर ब्लॉक को एक गाड़ी भी दें जो कि किसान का उत्पाद लेके सड़क तक आए, ताकि किसान को बेहतर आराम मिल सके। मैंने मंडी मैकेनिज्म को ठीक किया, जो मंडी में कमीशन खोरी थी उसको बहुत कंट्रोल करने का काम किया ताकि किसान को बेहतर दाम मिल सके। इसमें मैंने आपसे कहा कि जब आप इस संग से चलेंगे कि किसान को लगेगा सरकार किसानों के साथ दोस्ताना है, तो उसको भी काम करने में मजा आता है और उससे उत्पादकता बढ़ती है। तो बागवानी क्षेत्र में हमने राज्य में लगातार 2 वर्षों तक राज्य का, देश का सर्वश्रेष्ठ बागवानी राज्य का अवार्ड हम लोगों को मिला और किसानों को उसके प्रति रोचकता बढ़ी। तो इसी में मैंने आपसे कहा ना, देखिए नीयत साफ होनी चाहिए और नीयत साफ होगी तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने आपको चुना है, मैं केवल अपने विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, राज्य के, क्योंकि सरकार जब बनी तभी मैं मंत्री बना। तो जिन लोगों ने हमारी सरकार लाए उनकी अपेक्षाओं के हिसाब से आप काम करेंगे तो बेहतर परिणाम आएंगे। जी जी। तो अगर हम बात उत्तराखंड की कर रहे हैं तो मुझे याद है कि आपका जो उत्तराखंड है वो 71% से भी ज़्यादा क्षेत्रफल जो है वो वनों से घिरा हुआ है, यानी लगभग आधे से भी ज़्यादा जो है हिस्सा आपके झोली में आता है। ऐसे में हम वहाँ की अगर बात करें तो किस तरह से स्थितियों को ठीक कर रहे हैं? देखिए, जब मैं वन मंत्री बना तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस था और पर्यावरण दिवस में मुख्यमंत्री जी भी थे, मैं भी था और हमारे विभाग के प्रमुख सचिव भी थे और फॉरेस्ट के हेड ऑफ फॉरेस्ट जो सीनियर IFS होता है वो थे और तमाम वन विभाग के अधिकारी थे। तो मैंने उनसे एक ही सवाल किया और पर्यावरणविद अनिल जोशी साहब भी थे। मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा यार ये बताइए, पहले हमने प्रमुख सचिव ये बताओ कि ये जो विभागीय स्वरूप है कि ये मुख्य सचिव होंगे, ये प्रमुख सचिव होंगे, ये सचिव होंगे, ये ढांचा पहले बना या फॉरेस्ट पहले आया? तो प्रमुख सचिव ने स्वीकार किया फॉरेस्ट पुराना है। फिर मैंने हेड ऑफ फॉरेस्ट से पूछा, मैंने कहा भाई विनोद जी ये बताइए कि आपका डिपार्टमेंटल ढांचा पहले आया कि ये हॉफ होगा, ये CCF होगा, ये कंजर्वेटर फॉरेस्ट होगा, ये DFO होगा, ये पहले बना या फॉरेस्ट पहले? उन्होंने भी कहा कि फॉरेस्ट पहले आया। फिर मैं अनिल जोशी जी जो कि पर्यावरणविद हैं, जाने माने देश के पद्मश्री उन्हें मिला है, फिर मैंने उनसे पूछा कि जोशी जी ये पर्यावरणविद पहले आए या वन पहले आए? उन्होंने कहा था वन पहले आए। फिर मैं ये बोला कि मुख्यमंत्री और मंत्री भी बाद में आए, पहले फॉरेस्ट आया। तो इसका मतलब हम चारों का इस वनों को बनाने में कोई योगदान नहीं है। क्या कारण है कि हम लोग जब आ गए तो उसके बाद जो हजारों वर्षों से जंगल चला आ रहा था, हमको हमारे आने के बाद क्या जरूरत पड़ी कि हमें 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाना पड़ा। इसका मतलब कि निश्चित रूप से वनों को का ह्रास होना शुरू हुआ, वनों का नुकसान होना शुरू हुआ। आखिर ये क्यों हुआ? तो मेरा सीधे कंक्लूजन था क्योंकि आपने आम आदमी की जो कनेक्ट था जो जंगल से, उसको तोड़ दिया कनेक्शन को, इसलिए लोगों ने जंगल पे ध्यान देना बंद कर दिया और जंगलों का ह्रास होने लगा। तो हमने, मेरा पहला ही दिन का फोकस था कि जनता को मैसेज दीजिए कि विभाग पीपुल फ्रेंडली है और हमको पीपुल फ्रेंडली पॉलिसी में आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि पिछले 3 वर्षों में मैंने कई पीपुल फ्रेंडली पॉलिसीज को अडॉप्ट किया और हमारा प्रयास रहा है कि किस तरह वन आम आदमी की आजीविका से जुड़े, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जी जी। अच्छा सर, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में जो कृषि वानिकी का योगदान है, आप इसे और बढ़ाने के लिए क्या क्या नए नए कदम उठा रहे हैं? देख, कृषि वानिकी का बहुत बड़ा योगदान उत्तराखंड में हो सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इतना नहीं हुआ क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री में हमारे यहाँ पोटेंशियल बहुत है। वुड बेस्ड इंडस्ट्री के साथ साथ हमारा राज्य जड़ी बूटी के लिए हर्बल सेक्टर में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। आपने देखा होगा, जो रामायण भी लोग पढ़ते हैं कि जब लक्ष्मण जी को मूर्छित हो गए तो उनको जो संजीवनी हनुमान जी लेके आए वो हिमालय से लेके आए। तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी संभावनाएं जड़ी बूटियों की हैं। इसीलिए अब मैंने एक नया शुरू किया हर्बल मिशन। 628 करोड़ के प्रोजेक्ट में हमारे यहाँ, हमारा राज्य देश का अकेला राज्य है जहाँ पर वन पंचायतों का कंसेप्ट है। यानी जो गाँवों के अगल बगल के जंगल हैं, गाँव के लोगों की सहमति से हमने उसको वन पंचायत का स्वरूप दिया। हमारे यहाँ 11,230 वन पंचायतें हैं, जिससे सीधे 25 लाख लोग आदमी जुड़ा हुआ है। लेकिन वन पंचायतों से आम आदमी की आजीविका को कोई फायदा नहीं होता था। तो मैंने सबसे अब ये किया है कि हमने हर्बल मिशन 628 करोड़ का हम शुरू करने जा रहे हैं, जिस हर्बल मिशन के माध्यम से हम और वन पंचायत अधिनियम में परिवर्तन करके हमने वन पंचायत की भूमि पे कृषिकरण को अलाउ कर दिया कि आप वन पंचायत की जमीन पर खेती कर सकते हैं और खेती केवल हर्बल फार्मिंग और जड़ी बूटी के प्लांट उनको हम उपलब्ध कराएंगे।
उस वन पंचायत के लोग वन पंचायत की भूमि पर हर्बल फार्मिंग करेंगे। हर्बल फार्मिंग करने के बाद उसको हार्वेस्ट करके वो उसका जो मार्केट के लिए वो उसको बेचने का अधिकार उनको दे रहे हैं, और जो पैसा आएगा वो वन पंचायत के लोगों में बढ़ जाएगा, पहला। दूसरा कि आपको हमारे यहाँ पहाड़ जो लोगों का वनों के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव नहीं था, उसका कारण ये था कि आपने अपने खेत में पेड़ लगाया, कॉमर्शियल आपने पेड़ लगा दिया, आप उस पेड़ को काटना चाहते हैं, आपको 50 चक्कर वन विभाग के और अधिकारियों के लगाने पड़ते थे, और लेन देन के बाद बड़ी मुश्किल आपको स्वीकृति मिलती थी। तो मैंने जब हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए तो कुल मिलाकर के 27 स्पीसीज ऐसी थी, यानी 27 प्रजातियां ऐसी थी जिनको काटने में प्रतिबंध नहीं था। और बाकी सैकड़ों प्रजातियों को काटने के लिए अनुमति का प्राविधान था। मैंने सारे अधिकारियों को बैठा के कहा कि इसको कैसे दोस्ताना बना सकते हैं जनता के साथ। तो आज मुझे इस बात की खुशी है कि उत्तराखंड राज्य में केवल 17 प्रजातियाँ अब प्रतिबंधित हैं, और बाकी सैकड़ों प्रजातियों को हमने प्रतिबंध से मुक्त कर दिया कि अपने खेत पर किसान या कोई व्यक्ति अगर वो पेड़ लगे हैं 17 के अलावा तो उनको काटने के लिए उसको किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और 17 में भी 3 पेड़ ऐसे रखे हैं जिसे चीड़, आपका सेमल और तुन, जिनको अगर आपने आपके खेत में ये तीनों पेड़ लगे हैं और आप इनको कटवाना चाहते हैं तो आप आवेदन तो करेंगे, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों के लिए अनिवार्य कर दिया है कि आवेदन करने के बाद आपको उनको अनुमति देना अनिवार्य। एक किस्म से वो भी छूट में रखा है, लेकिन केवल इसलिए इसको करना पड़ा क्योंकि हमारे यहाँ चीड़, आपका तुन और सेमल के जंगल काफ़ी मात्रा में है। तो ये जब ये लगा कि अगर चीड़, सेमल और तुन को हम एग्जेप्ट प्रतिबंधित से हटा देंगे तो लोग जंगलों से काट के न लाएं, ये बता के कि साहब मेरे खेत का, इसलिए प्रतिबंधित रखा है कि केवल वन विभाग का अधिकारी जाके देखेगा कि वास्तव में इसके पेड़ में है, उस पर नंबर डालेगा, छपान करेगा, और छपान करने के बाद उसको काटने की अनुमति देनी अनिवार्य होगी। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगे कि ये एग्रो फॉरेस्ट्री से उनको फ़ायदा मिलेगा। आज इक्विलिब्रिटी से तमाम कमर्शियल क्रॉप हैं, तो किस तरह इनके माध्यम से भी उनकी आजीविका चले, इसको लेकर मैंने ट्री प्रोटेक्शन एक्ट में भी बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया। तो ये आपको केवल क्या करना है, जंगल अब ये कीड़ा जड़ी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, लेकिन आज तक कोई मैकेनिज्म नहीं है कीड़ा जड़ी का कि आप कीड़ा जड़ी को, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसमें साम्राज्य करके कीड़ा जड़ी को वो इलिसिट उसका ले जाने का काम करते हैं। तो उसको अब मैं उस पर लगाऊँ कि किस तरह कीड़ा जड़ी को हम इसकी जो क्रॉप है इसके कलेक्शन को किस तरह ऑर्गेनाइज कर लें ताकि एक नहीं अनेकों आदमियों को इसका फ़ायदा मिले। तो इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो और इसके अलावा मैं आपसे बता रहा हूँ, जो एक मैसेज दिया है हमने कि वन विभाग को लोगों के साथ दोस्ताना होना चाहिए, उस पर पीपुल फ्रेंडली पॉलिसीज बनाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। जी देखिए, बात सामाजिक सुधार की करें, वन विभाग की हम जब बात कर रहे थे, वनों के सुधारने की बात करें, वन संरक्षण की बात करें, बात आने वाले उस समय की करें कि क्या कुछ जो है, क्योंकि देखिए जनता आपको चुनती है और बड़े भरोसे के साथ जनता उम्मीद भी करती है कि आने वाले समय में क्या कुछ नया बेहतर मिल सकता है, क्योंकि उत्तराखंड की बात हो रही है। तो वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। बहुत बेहतर और बहुत ही समय आपने जो कीमती हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी आपका।